हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी पढ़ी, जो कि मैक्सवेल साहब के द्वारा दिया गया था। अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ा, उसका कुछ ड्रॉबैक्स है। कुछ भी आप थ्योरी पढ़ते हैं तो उसकी कुछ कमियां रह गई थी, कुछ ड्रॉबैक्स था, कुछ लिमिटेशंस था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ज़रूर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम का मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी ऑफ मैक्सवेल के क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या कमियां थी, उसके बारे में मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखा है। क्या भाई? तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होता है जो कि हर तरह का रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और हर तरह के रेडिएशन को एमिट भी कर सकता है। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है, एक आइडियल सब्सटेंस है जो कि जितने तरह के वेवलेंथ हो सकते हैं, हर तरह के वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और हर तरह के वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एमिट भी कर सकता है, निकाल भी सकता है। उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसा क्यों करता है? सारे तरह का रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और सारे तरह का रेडिएशन को एमिट करता है। इसके बारे में ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ये पहला लिमिटेशन था, वही लिखा है। दूसरा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इफेक्ट है जो कि काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर मॉडल के बाद। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इफेक्ट था रेडिएशन का, एक प्रभाव है जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन पर आधारित है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के अनुसार मैक्सवेल साहब ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितने भी रेडिएशंस हैं वेव की तरह ट्रीट करता है, ये वेव ही है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अनुसार जितने भी रेडिएशंस हैं, ये जो लाइट वगैरह है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो पार्टिकल की तरह क्यों बिहेव करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो हम लोग पढ़ेंगे, उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो दूसरी लिमिटेशन ये था। तीसरा लिमिटेशन क्या है भाई? इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। एटम का लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, जो कि आगे हम लोग बोर मॉडल के आगे पढ़ेंगे। तो उस लाइन स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम में एक लाइन स्पेक्ट्रम भी हम लोग पढ़े थे, तो उस लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एक थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इस थ्योरी पर न्यूमेरिकल भी बहुत पूछता है और इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लेना ज़रूरी है। पहली बात, प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी आधारित है रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर पर। देखो भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो रेडिएशन जैसे ही मैं कहता हूँ कुछ दिमाग में चित्र बनता है। रेडिएशन का मतलब क्या? ये जो वाइट लाइट है, और भी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा था, एक्सरेज है, गामा रेज है, रेडियो वेव्स है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कभी मैं रेडिएशन की बात करूं तो यही समझना है, जितने तरह का भी लाइट है, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया, है कि नहीं? तो उन्हीं रेडिएशन की बात कर रहे हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार रेडिएशन जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। कुछ लोग कह रहे हैं वेव की तरह बिहेव करता है। सर, ये वेव और पार्टिकल में क्या फ़र्क है? वेव का मतलब एनर्जी। जब भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वेव अपने साथ सिर्फ एनर्जी कैरी करता है, लेकिन पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो पार्टिकल में मास होगा, यानी मास वाला नेचर जिसमें भी है उसको हम लोग पार्टिकल नेचर कहेंगे, और जिसमें सिर्फ एनर्जी वाला ही नेचर है उसको हम लोग कहते हैं वेव नेचर। तो कुछ लोग कह रहे हैं रेडिएशन को, जैसे मैक्सवेल साहब ने कहा कि ये वेव है, लेकिन प्लैंक साहब, प्लैंक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्वांटम की थ्योरी दिया। ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जिसको सिंपली हम रेडिएशंस कह रहे हैं,
वो पार्टिकल है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर। पार्टिकल का मतलब मास वाला जो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू, इसी का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को बढ़िया समझ लेना जरूरी है बच्चे। पहला पॉइंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एमिट, एमिट का मतलब निकालना, और एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब सोखना, एनर्जी in the form of radiation discretely, discretely का मतलब discontinuously, क्या कह रहा है? पहली बात, इस थ्योरी के अनुसार, पहली बात कि ये जो थ्योरी है ना पार्टिकल नेचर पर आधारित है, रेडिएशन के पार्टिकल नेचर पर आधारित है, यानी मास वाला नेचर पर आधारित है। तो इस थ्योरी के अनुसार कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करता है या तो रेडिएट करता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब सोखेगा, और एमिट करने का मतलब वहां से एनर्जी निकलेगा, है कि नहीं? जैसे व्हाइट लाइट निकल रहा है, किसी भी सब्सटेंस पर गिरा, जैसे हमारे शर्ट पे ही गिरा, तो इस शर्ट ने कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और कुछ रिफ्लेक्ट किया। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो उसको कह रहा है एमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब करने का मतलब कुछ सोख रहा है। तो कभी भी कोई एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी एमिट करेगा, वो कंटिन्यूअसली नहीं करता, डिस्क्रीटली करता है। शब्द को समझना है, डिस्क्रीटली का मतलब डिसकंटिन्यूअसली। हमें क्या लग रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रहा है तो लग रहा है जैसे रोशनी लगातार कंटिन्यूअसली ही निकल रही है कि नहीं? सूर्य से रोशनी आ रही है तो कंटिन्यूअसली ही आ रही है, लगातार ही आ रही है, कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन इस थ्योरी के अनुसार कहता यह है कि ये जो लाइट वगैरह निकल रहा होता है किसी भी सब्सटेंस से या एब्जॉर्ब हो रहा होता है, वो डिसकंटिन्यूअसली हो रहा होता है। मतलब पार्टिकल, एक पार्टिकल की तरह भी है, एक पार्टिकल निकला, फिर दूसरा लाइट निकला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे निकलता है। मतलब कंटिन्यूअस वे में नहीं निकल रहा। जैसे आप सिनेमा देखते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे फोटो खींचे जाते हैं, और बहुत सारे फोटो को खींच करके एक सेकंड में 16-17 फोटो चलाता है, तो लगता है कि वो चीज लगातार हो रही है। तो ये भी कह रहे कि इतना फास्ट, ये जो रेडिएशन इतना फास्ट निकल रहा है जिससे लगता यह है कि कंटिन्यूअस है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है। इस थ्योरी के अनुसार, जो कि पार्टिकल नेचर पर आधारित है, कभी भी रेडिएशन, रेडिएशन जब मैं कहूं तो लाइट ही समझो ना भाई, ये जो लाइट निकल रहा है वो कंटिन्यूअसली नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअसली निकल रहा है। पहली बात, डिस्क्रीटली मतलब डिसकंटिन्यूअसली। दूसरा, द स्मॉलेस्ट पैकेट in which energy in the form of radiation emitted or absorbed is called a quantum। एक क्वांटम क्या कहता है? कहता यह है कि ये जो लाइट निकल रहा है ना,
पहली बात कि डिस्क्रीटली डिसकंटिन्यूअसली निकल रहा है, पैकेट्स में निकल रहा है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट में एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में जो निकल रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, सबसे छोटा पैकेट, उसको हम लोग क्वांटम कहते हैं। यानी कि ये जो लाइट है ना, एक पैकेट निकला, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, ऐसे निकल रहा, पैकेट्स में निकल रहे हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट उस लाइट का जो निकला या एब्जॉर्ब हुआ, उसको हम लोग क्वांटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम। एक पैकेट निकला लाइट का तो एक क्वांटम। इसी को इन केस ऑफ लाइट, इसी व्हाइट लाइट के केस में, या कोई भी लाइट है, इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड, इट का मतलब क्या? क्वांटम। दिस क्वांटम इज कॉल्ड ए फोटोन, है कि नहीं? यानी कि कोई भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट जो निकला, छोटे छोटे पैकेट्स में निकलता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट को क्वांटम कह रहे, पहली बात क्लियर। अब उसी क्वांटम को यदि लाइट है, जिसको तुम लाइट कहते हो, जो भी रेडिएशन लाइट के फॉर्म में निकल रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, उसी को हम लोग फोटोन कहते हैं। यानी फोटोन और क्वांटम सिनोनिम हो गया, पर्यायवाची। फोटोन कहे या क्वांटम कहे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्वांटम सबके लिए हो गया, और फोटोन, उसी क्वांटम को लाइट अगर निकल रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोन। यानी क्वेश्चन क्वांटम का पूछे या फोटोन का पूछे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बात समझ में आई? डिस्क्रीटली लाइट निकल रहा है, रेडिएशन या एब्जॉर्ब हो रहा है, और पैकेट्स में निकल रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स में निकल रहा है। सबसे छोटा पैकेट को जो लाइट निकलेगा उसको हम लोग क्वांटम कहेंगे। एक पैकेट निकला, दूसरा पैकेट निकला, अब एक सेकंड में अरबों खरबों पैकेट्स निकल जाए तो हमें क्या लगेगा? कंटिन्यूअस लगेगा। तो वही कह रहा है, उसी को हम लोग फोटोन कहते हैं, उसी को हम लोग क्वांटम के नाम से पुकारते हैं। नोट करो इसको, 2 पॉइंट हुए। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पॉइंट्स भी पूछ लेता है। तीसरा पॉइंट, एनर्जी ऑफ ए क्वांटम, क्वांटम कहो फोटोन कहो, बात दोनों सेम ही है। एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। कह रहा है ये जो फोटोन है, जो क्वांटम है, उसकी जो एनर्जी होगी ना भाई, तो उसकी जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का होता है। उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम मान लें कि एनर्जी जो है ऑफ फोटोन या क्वांटम, देखो हम बार बार दोनों नाम ले रहे हैं, क्वेश्चन क्वांटम की बात करें, फोटोन की बात करें, दोनों बात सेम है। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम मान लो कि E है, तो जो E है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। F का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इजंट इट? तो यहां से एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है बच्चे, H, तो E इक्वल टू HF, जहां पर कि H प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ना, H को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से पुकारते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट का एक वैल्यू जो होता है उसको आपको याद कर लेना है। कितना होता है? 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। हालांकि कभी भी क्वेश्चन नीट में या IIT JEE एडवांस या मेंस में पूछता है तो H का वैल्यू दिया हुआ रहता है। H का प्लैंक्स कांस्टेंट कितना वैल्यू? मेरे साथ बोलेगा सब, 6.625 इंटू 10 पर -34 जूल सेकेंड।
यूनिट आ जाएगा जूल सेकेंड, एच का ये जूल, और ये एफ को पर सेकेंड होता है ना, तो नीचे में पर सेकेंड, ऊपर जाकर सेकेंड हो जाएगा। तो जूल सेकेंड ऐसा यूनिट 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। किसका यूनिट? एच का। क्या बोलते हैं उसको? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एक फार्मूला तो ये आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लेना है, भूलना नहीं है, इसी से न्यूमेरिकल तुम्हारा होगा। और तुम्हें पता है चूंकि F इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, पढ़ाए थे वेव मोशन में, जहां सी क्या स्पीड है उस वेव का, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका क्या स्पीड कुछ भी ना दिया हो तो वैक्यूम में जो स्पीड होता है, लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा क्या? वेवलेंथ। यानी कि हमारे पास एनर्जी के लिए, एक फोटोन या एक क्वांटम की एनर्जी के लिए एक और फॉर्मूला आया, hc अपॉन लैम्डा। तो दो फार्मूले आ गए। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, एक फोटोन का E इक्वल टू hf, और यदि वेवलेंथ दिया हुआ है तो फार्मूला E का मतलब क्या? एनर्जी एक फोटोन का, एक क्वांटम का, क्या फार्मूला भाई? hc अपॉन लैम्डा। तो इन दोनों फार्मूला को आपको याद कर लेना है। अगला पॉइंट नंबर 4, एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, चाहे निकल रहा है चाहे कहीं पर सोखा जा रहा है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HF। It means energy of radiation is quantized। ये अंग्रेजी में क्या लिखा है? देखो भाई ध्यान सुनो, कह रहा है कि ये जो लाइट रेडिएशन निकल रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, डिसकंटिन्यूअसली हो रहा है, कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा, छोटे छोटे पैकेट्स में निकल रहा है, स्मॉलेस्ट पैकेज को क्वांटम या फोटोन कहते हैं। तो लाइट जो निकलेगा ना, या तो एक फोटोन निकलेगा, या तो 2 फोटोन निकलेगा, 10 निकलेगा, 20 निकलेगा, 50 निकलेगा, 1 करोड़ निकलेगा, लेकिन 2.5 नहीं निकलेगा, 1.25 नहीं निकलेगा, 0.75 नहीं निकलेगा। यानी जो पैकेट्स निकलेंगे ना वो होल नंबर में निकलेंगे, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 10 15 50 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे निकलेंगे, डेसिमल में नहीं निकलेंगे, फ्रैक्शन में नहीं निकलेंगे। यानी जो एनर्जी लाइट का होगा, एक फोटोन का एनर्जी HF है और n फोटोन निकला, n क्या? ये जो n होगा ना, एनर्जी जो होगी टोटल एनर्जी, अगर मान लो कि n फोटोन्स की बात करें तो HF का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी NHF, जहां पर कि ये जो n होगा बच्चे, n जो होगा वो क्या होगा? ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ही होगा, 1 निकलेगा 2 निकलेगा, माइनस थोड़ी ना फोटोन निकलेगा, पॉजिटिव इंटीजर। यानी n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी एनर्जी होगी तो HF होगा, 2HF हो सकता है, 10HF हो सकता है, 1.25 HF नहीं हो सकता। बात क्लियर? तो कहते हैं कि एनर्जी कभी भी निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्वांटाइज्ड हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया, अर्थात 10 क्वांटम 20 क्वांटम, यानी नेचुरल नंबर ऑफ क्वांटम्स में ही होगा, 1.5 क्वांटम नहीं निकलेगा, 1.75 नहीं निकलेगा, हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HF होगा, या hc अपॉन लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा NHF होगा। एक फोटोन की एनर्जी HF, 2 का 2HF, 3 का 3HF, n का वैल्यू क्या हो सकता है? यानी n का वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक? जहां तक भी जा सके, बहुत सारा, इनफाइनाइट, लेकिन हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब इनफाइनाइट कुछ चीजें होती नहीं, और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब इनफाइनाइट में लिख दूंगा, कुछ बच्चा पूछेगा सर इनफाइनाइट का मतलब? इनफाइनाइट नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा इंटीजर, ऐसे कर लो, एक बहुत बड़ा इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, बहुत बड़ा पॉजिटिव इंटीजर। तो ये n पॉजिटिव इंटीजर ये हमेशा होगा, कभी भी ये 1 पौने 1.5 1.5 सवा 2 ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा। नोट करो इसको।
तो याद रखने वाली बात, एक फार्मूला आया एनर्जी एक फोटोन का या क्वांटम का। क्या फार्मूला आया भाई? फार्मूला आया HF। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। H का क्या वैल्यू है? 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड यूनिट हुआ। ये वैल्यू तुम्हें याद कर लेना है। और एक और फार्मूला आया एनर्जी एक फोटोन का hc अपॉन लेमडा। hc अपॉन लेमडा, जहां पर c क्या है? c स्पीड है रेडिएशन का जो सिखाया था, और लेमडा वेवलेंथ है उस रेडिएशन का जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और एनर्जी कभी भी निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में, कभी भी जैसे लाइट यहां से निकल रही है तो ऐसा नहीं होगा 200.5 फोटोन निकला, या तो 200 होगा या 201 होगा या 199 होगा, ऐसा हमेशा इंटीजर। तो एनर्जी भी रेडिएशन का क्वांटाइज्ड होगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? HF का, NHF होगा। ये E का मतलब क्या? एनर्जी ऑफ रेडिएशन। E इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो इसको कहते हैं कि एनर्जी जो है ना, कभी भी लाइट का रेडिएशन का क्वांटाइज्ड हो जाता है। नोट करो इसको। अब इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपने जो फार्मूला इस्तेमाल किया E = HC अपॉन लेमडा और HF, ये दोनों ही फार्मूला बढ़िया से याद कर लेना है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी आपको याद करना पड़ेगा न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। थ्योरी तो समझ में आ गई, क्या समझ में आया? इस थ्योरी के अनुसार कैसा है भाई? इसका बिहेवियर पार्टिकल की तरह है कि वेव की तरह? आंसर पार्टिकल की तरह। इस थ्योरी के अनुसार ये जो लाइट निकलता है कंटिन्यूअसली निकलता है कि डिसकंटिन्यूअसली? तो आंसर क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअसली। इस थ्योरी के अनुसार जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट में एनर्जी निकलता है या एब्जॉर्ब होता है, उसको क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। क्या उसी को फोटोन भी कहते हैं? यस, लाइट के केस में फोटोन भी कहते हैं। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? HF के बराबर या HC अपॉन लेमडा के बराबर। क्या किसी भी रेडिएशन की एनर्जी 2.5 HF हो सकता है? नहीं हो सकता। हमेशा HF का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, NHF होगा, और N क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर। ये थ्योरी हो गई। अब कुछ बातें याद करनी है न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। रिमेंबर क्या भाई? तो देखो, एक एनर्जी का और यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हो 1 EV। E का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। V का मतलब क्या? वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट से एक्सीलरेट करवा देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाती है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन को फिजिक्स से पढ़ोगे, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, V क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है, से एक्सीलरेट करवाते हैं तो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का एक यूनिट है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1 वोल्ट, देखो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? चार्ज। और 1V का मतलब 1 वोल्ट, तो Q गुने पोटेंशियल डिफरेंस, ये एनर्जी होती है। यानी बेसिकली इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, याद कर लेना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ये चार्ज हो गया Q। इतना क्या? कूलम। और 1 वोल्ट यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 वोल्ट से एक्सीलरेट करवा दिया, तो इतना जूल हो गया। यानी बेसिकली अब इसको याद कर लेना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, EV का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का यूनिट हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का छोटा यूनिट है जिसको कि जूल में याद कर लेना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जे का मतलब जूल। ये एकदम बिल्कुल बढ़िया से याद आपको होना चाहिए। तो एनर्जी का देखो, एक तो जूल होता है, और क्या होता है भाई? कैलोरी होता है, और आज एक और सीखा, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि नहीं?
और भी सीखते जाएंगे, आर्क वगैरह भी होता आगे सीखेंगे। तो एक पॉइंट तो ये हुआ। अब ये जो एच सी है, एच सी लिखते हो ना, एच सी अपॉन लेमडा, तो एच और सी का अगर हम यूनिट सोचेंगे तो क्या होगा, पहले से लिख के देखो, एच सी अपॉन लेमडा एनर्जी का यूनिट होता है ना, एनर्जी, और इसका यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया, जूल। अब इस लेमडा को उधर ले जाओ, गुने लेमडा, तो एच सी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल गुने लेमडा, लेमडा क्या मीटर, यानी ऐसा यूनिट में रखेंगे तो जूल मीटर, जूल मीटर किसका यूनिट हो जाएगा, एच सी का, है कि नहीं। तो एच सी का जो यूनिट जूल मीटर में होगा, क्या दूसरे यूनिट में भी लिख सकते हैं, बड़े काम का चीज है, ध्यान से देखोगे। ये जो एच सी लिखेंगे ना, एच का वैल्यू क्या, अभी रटवाया, याद करवाया, याद भी कर लेना, दिया भी रहता है, लेकिन कहीं कहीं अगर मिस कर गया, नहीं दिया तो याद रहना चाहिए बच्चे। 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एच का वैल्यू। और सी क्या, स्पीड, किसका स्पीड, रेडिएशन का कितना होता है, लाइट के स्पीड के बराबर होता है। सी का मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ये जब गुना आप करेंगे तो ये गुना होकर के इसका जो यूनिट मिलेगा वो मिलेगा जूल, एंड एम, एम का मतलब मीटर। तो इसको नहीं रटना, इसको याद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है। इसी को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें, देखो सब ध्यान से, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल में था, ये जूल में है, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अभी सिखाया, इससे डिवाइड कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो बच्चे ये हो जाएगा किसमें, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एच सी का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, और मीटर को यदि हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो हमको गुना करना पड़ेगा 10 के पावर 9 से, तो मीटर हो जाएगा, एक मीटर में ना 10⁹ नैनोमीटर होता है। एक मीटर में 10 का पावर 9 नैनोमीटर होता है। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, तो एक मीटर में 10 के पावर 9 नैनोमीटर। तो 10 के पावर 9 से गुना कर दिया ना, तो ये मीटर क्या हो गया, नैनोमीटर, एन एम, नैनोमीटर। तो ये गुना उना करने के बाद एच सी का वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 1240, ईबी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर। ये वाला वैल्यू बहुत बार यूज होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एनर्जी ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला दिया हुआ रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब आदत डाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसको याद करना है तो ये। और अगर नैनोमीटर को एंगस्टन में चेंज करें, है कि नहीं, देखो एक नैनोमीटर में ना 10 एंगस्टन होता है, तो 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी यही एच सी को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्टन में लिखें तो हो जाएगा 12400, 10 से गुना कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्टन एच सी का वैल्यू आएगा। इन दोनों को तुमको याद कर लेना है बच्चे, याद कर लो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कहां पर जरूरत पड़ने वाली है, वहां पर जरूरत पड़ने वाली है जहां पर कि क्वेश्चन में तुमको लेमडा का वैल्यू दे दिया नैनोमीटर में और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो एच सी अपॉन लेमडा, लेमडा नैनोमीटर में होगा, नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल होकर के एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। या एनर्जी का वैल्यू दे दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लेमडा का वैल्यू एंगस्टन में पूछता है या नैनोमीटर में, तो ये एच सी वाला यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। तो ये दोनों ही एच सी का वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 25-30 बार लिखना है उसको और याद कर लेना है। और उसी को एंगस्टन में कितना, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्टन, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसी को हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक एच का जो वैल्यू है कितना भाई, तो 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ये सब पॉइंट जो हम लिखवा रहे हैं एकदम बिल्कुल कंठस्थ दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तब न्यूमेरिकल होता है। नोट कीजिए, तो बच्चे ये हो गई थ्योरी, है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं क्या पढ़ा हम लोगों ने इस थ्योरी के अनुसार। पहली बात, ये थ्योरी रेडिएशन के पार्टिकल नेचर पर है। सर ये पार्टिकल और वेव समझ में नहीं आता, कुछ चित्र नहीं बनता, चित्र बनाते हैं ना,
सिर्फ एनर्जी जो ट्रैवल करे ना उसके साथ पार्टिकल मैटर ट्रैवल नहीं करे तो वेव वाला नेचर। और यदि पार्टिकल यानी मास ट्रैवल, मास की बात आ जाए तो हम कहते हैं कि पार्टिकल नेचर है। तो इस थ्योरी के अनुसार वेव एक पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर पर आधारित है। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी को रेडिएट करता है या एब्जॉर्ब करता है, वो कंटिन्यूसली नहीं करता, डिसकंटिन्यूसली करता है। सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट में जो रिलीज करता है उसको कहते हैं क्वांटम या फोटोन। उसकी एनर्जी, एक क्वांटम या एक फोटोन की एनर्जी HF होता है, HF या hc/λ होता है। और कभी भी ये निकलेगा फोटोन्स तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि 1 निकलेगा, 10 निकलेगा, 20 निकलेगा, ऐसे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा। तो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जो एनर्जी निकलती है, एब्जॉर्ब होता है, वह क्वांटाइज्ड हो जाता है। NHF एनर्जी कभी भी रेडिएशन का होगा तो NHF, N क्या, इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। और न्यूमेरिकल पर्पस के लिए Hc का वैल्यू याद करना है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, एंगस्टन में 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्टन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, जैसे जूल होता है, कैलोरी होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तुमको याद है ना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बस कूलम को हटा करके जूल कर देना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल के बराबर होता है। तो ये हो गई थ्योरी। अब हम लोग अटैक करेंगे न्यूमेरिकल्स पर। Question number 1. Calculate energy of a photon। देखो फोटोन कहे या क्वांटम कहे, दोनों बात सेम है। Which has frequency 10, K का मतलब किलो, HZ का मतलब हर्ट्ज। क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि एनर्जी निकालो एक फोटोन का जिसका फ्रीक्वेंसी दे दिया 10 किलो हर्ट्ज के बराबर। तुरंत फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तुरंत याद किया कि एनर्जी एक फोटोन का HF के बराबर होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया, वेवलेंथ नहीं दिया। तो फार्मूला याद किया, एनर्जी एक फोटोन का क्या, HF के बराबर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया। तो क्या क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, यह है क्या, फ्रीक्वेंसी दिया कितना, किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज। सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। किलो का मतलब क्या, 1000, तो 1000 से गुना करो तो 10 × 1000 यानी 10 का पावर 3। ये क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, यानी 10 का पावर 4 हर्ट्ज के बराबर। क्या मिला, फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे, सब ऐसा यूनिट में पुट करोगे तो आंसर तुम्हारे पास एनर्जी का जूल में आएगा। H का वैल्यू, अगर सर ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया क्वेश्चन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में तो H का वैल्यू देगा क्या, दे देता है। लेकिन न्यूमेरिकल करते करते H का वैल्यू ऐसे रट जाता भी है। कितना याद होगा, 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी 10 का पावर 4, इतना क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। ये जूल सेकेंड, ये पर सेकेंड, सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल आउट होकर के तुम्हारे पास आंसर जूल हो जाएगा। तो ये हो गया 6.625 × 10⁻⁻30 जूल आंसर हो गया अभी। तो एक आंसर तो जूल में ये हुआ। सर अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता तो क्या करते? बात तो सही है, ये आंसर तो जूल में आया। अगर 4 ऑप्शन में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता तो क्या करते? कोई बात नहीं, तुमको आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए डिवाइड करना है जूल को, किससे? 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो 6.625 × 10⁻⁻30 बटा
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये कैलकुलेट करके किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अप्रॉक्सीमेटली 16 चौका 64, अप्रॉक्सीमेट हम करें बच्चे, 16 चौका 64 लगभग, एग्जैक्ट तो भागा दोगे तो आ जाएगा, है कि नहीं। और ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 11, इतना क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस है उधर, प्लस हो गया ऊपर में, तो -30 प्लस 19, तो 30 में से 19 को घटा दो 11, तो -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी, दोनों ही आंसर है, डिपेंड करता है कि आंसर तुम्हारा किस में दिया। अगर एनर्जी जूल में दिया तो ये जूल वाला आंसर हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ये आंसर हो गया। किसी भी एनर्जी जो कि जूल में है और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करोगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻19 से, तुम्हारे पास आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आ जाएगा। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया तो HF लगाया। यदि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया बल्कि क्वेश्चन में वेवलेंथ दे दिया, तब क्या करेंगे बच्चे, वो भी देख लेते हैं ना। हर तरह से आपको पारंगत होना है। हैज वेवलेंथ, वेवलेंथ इस बार दे दिया लैम्डा 6625 एंगस्ट्रॉन। कहता है कि एनर्जी उस फोटोन का, उस क्वांटम का निकालो जिसका कि वेवलेंथ दिया हुआ है 6625 एंगस्ट्रॉन के बराबर। क्या करेंगे, फार्मूला तुम्हारे पास उपलब्ध है। एक तो फार्मूला फ्रीक्वेंसी वाला HF और दूसरा फार्मूला वेवलेंथ वाला HC अपॉन लैम्डा। तो HC अपॉन लैम्डा लगाएंगे भाई, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया, कितना दिया, तो लैम्डा इजकल टू 6625 इंटू, पहले एंगस्ट्रॉन में लिखा, इतना दिया है, इसको कन्वर्ट कर लो, सब SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो तुमको पता है कि अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर हो गया। एक एंगस्ट्रॉन में 10 पर माइनस 10 मीटर होता है, बहुत बार सिखाया। तो लैम्डा का वैल्यू ये ले लेंगे, मीटर वाला, है कि नहीं। तो HC अपॉन लैम्डा हमें ये करना है। तो एनर्जी H का वैल्यू 6.625, देखो वैल्यू ऐसे दिया है ना 6625, H वाला वैल्यू जब पुट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। किसका वैल्यू पुट किया, H का। C क्या, स्पीड ऑफ लाइट, C क्या, स्पीड ऑफ लाइट, सबको याद होना चाहिए, कितना, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कोई भी फोटोन है, कोई भी क्वांटम है, कोई भी रेडिएशन है, उसका स्पीड जो होता है कुछ भी मेंशन ना हो तो लाइट का स्पीड के बराबर। सिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी में कि इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में वही होता है जो कि लाइट का स्पीड होता है। अरे लाइट भी तो एक रेडिएशन ही है। C स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई लैम्डा, सब ये जूल सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड है, तो ये मीटर में सब ऐसा यूनिट। तो कितना, 6625 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर में। तो आंसर तुम्हारे पास जूल में आएगा। ये कुछ ऐसा दिया कि कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसको अगर हम डेसिमल को हटाएंगे, 6625 गुने 10 का पावर माइनस 34 गुने 3 गुने 10 का पावर 8 बटा 6625 गुने 10 का पावर माइनस 10, डेसिमल हटाए थे यहाँ से, तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1000, यानी 10 का पावर 3 होगा कि नहीं होगा। डेसिमल की जगह पर 1, उस पर 3 0, 1 2 3, नॉर्मल जैसे करते हो। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, यानी हो जाएगा 3। ये देखो ये 3, बाकी तो सब 10 वाला है, तो 10 वाला को एक साथ कर लो, पावर 10 और 8 18, ये ऊपर में जाके प्लस हो गया 18, और ये कितना 34 माइनस 3 37, 4 3 7 37, तो 10 टू द पावर माइनस 37 ऊपर में, और प्लस कितना 18, ये कितना हो जाएगा 19,
है कि नहीं, -19, यानी 10⁻⁻19, ये 3 आ गया। बाकी सब ये किस में आएगा, जूल में आएगा। एनर्जी आपके पास जूल में आ गई। और यदि यही तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना होता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि हमको एनर्जी कैलकुलेट करना होता तो कैसे करते, डिवाइड कर देते 1.6 इंटू 10⁻, है ना। एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में निकाल लिया, 3 इंटू 10⁻⁹ एंड डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये जो आंसर आता वो किस में आता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता 3/1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस में दिया, अगर जूल में दिया तो ये हो गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में तुमको अगर आ गया आंसर तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास आंसर मिल जाएगा। क्या सर वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर दें जिसमें Hc का वैल्यू आपके पास था, एंगस्टन वाला, और ये एंगस्टन में ही रख दें तो एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बिल्कुल रख के देखो वही आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। Hc का वैल्यू क्या, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और लैम्डा का वैल्यू यही वाला रख दो, तुम्हारे पास देखो यही आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। नोट कीजिए इसको। अभी देखते जाओ क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ए फोटोन विच हैज वेवलेंथ। इस बार देखो हम क्या चेंज कर रहे हैं, और एनर्जी जो चाहिए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको एनर्जी डायरेक्टली किस में निकालना है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका कि वेवलेंथ दिया हुआ है। वन टू 4 नैनोमीटर, है कि नहीं। क्या फर्क है, इस बार वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है, एंगस्टन में नहीं है, नैनोमीटर में है, और एनर्जी डायरेक्टली जूल में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मान लो चारों ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हारे पास दिया हुआ है, तो क्या इसमें H का वैल्यू, C का वैल्यू रख करके, लैम्डा का वैल्यू रख करके पहले जूल में निकालने, क्या नहीं, इंटेलिजेंट बनोगे क्या भाई, कि हमको यदि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए और वेवलेंथ का वैल्यू नैनोमीटर या एंगस्टन में दिया है, तो Hc का वैल्यू अगर याद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्टन वाला, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। यानी कि इसी फार्मूला को इस्तेमाल करोगे, इस वैल्यू को Hc को पुट कर दोगे किसमें, समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो सिखाया था, नैनोमीटर में अगर लैम्डा दिया तो नैनोमीटर में, और ये जो लैम्डा पुट करोगे ये किस में पुट करोगे, इन नैनोमीटर। नैनोमीटर तो नैनोमीटर कैंसिल आउट होकर के हमारे पास एनर्जी का वैल्यू डायरेक्ट किसमें मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फार्मूला E Hc का वैल्यू अभी रटवाए थे, याद करवाए थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर वाला, कितना 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, एंड डिवाइड बाई लैम्डा नैनोमीटर में ही 124। तभी ना देखो ऐसे दिया है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या नैनोमीटर, यह नैनोमीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट होकर के तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डायरेक्ट मिल गया, है कि नहीं। और यदि इसको कन्वर्ट करना हो जूल में तो भी तुमको आता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। आंसर यही हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर तुमको कोई कह ही दे कि इसको जूल में करो तो निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, 10 गुने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुना कर देंगे जूल में, तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। और क्या, तो एक दूसरे में कन्वर्जन भी बढ़िया से मास्टरी होनी चाहिए। फटाक से एक आया कि दूसरा फटाक से निकाल लें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो गुना कर देंगे इससे जूल में कन्वर्ट करने के लिए, और अगर जूल रहता इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इससे डिवाइड कर देते। नोट करो, क्वेश्चन का वेरिएशन देखो किस तरह से पूछता और किस तरह से यूज करते हैं। पहले उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद लगाते हैं जो क्लास में किया गया, एक बार देख लिया और फिर अपने से करने का प्रयास करते हैं, तो उससे फिर वो तुम्हारा अपना हो जाता है। इंटर कन्वर्जन ही बहुत बच्चा नहीं कर पाता, क्यों, प्रैक्टिस नहीं करता। प्रैक्टिस जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया
तो समझ लो कि सारी चीज़ आपकी अपनी होनी शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस से होता है, फिर तो फटाफट फटाफट होने लगता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और इसकी उपयोगिता कहां पर है? पूछ सकता है कैलकुलेट, उल्टा ही पूछ सकते हैं। वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन, फोटोन का हो क्वांटम में लिखता तो भी क्वेश्चन वैसे ही करते। विच हैज एनर्जी टू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने कुछ कैलकुलेशन करके यहां पर रख दिया वैल्यू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वेवलेंथ जो है ऑप्शन में मान लो कि दिया हुआ है इन एंगस्टन, 4 ऑप्शन दिया हुआ था और एंगस्टन में दिया हुआ था, है कि नहीं? 4 ऑप्शन दिया हुआ था और एंगस्टन में दिया हुआ था। क्या फार्मूला? एनर्जी एक फोटोन का फार्मूला तुरंत लिख दिया hc/λ। अब ये वाला एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 2.48, ये 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, बेसिकली क्या है? एनर्जी का वैल्यू हो गया 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इजंट इट? तो 2.48 लिखा। ये hc का वैल्यू क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन वाला याद है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये किस में दिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो hc का वैल्यू यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन वाला याद रहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इजंट इट? तो hc का वैल्यू 12400 होता है ना, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्टन में। एंड डिवाइड बाय लेमडा, ये पूछता है कि लेमडा कितना होगा, और ये लेमडा जो होगा किस में रखते हो? एंगस्टन में। तो आंसर तुम्हारे पास लेमडा एंगस्टन में आने जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास लेमडा का वैल्यू आने वाला है 12400 बटा, इसको इधर लेते जाओ, इसको इधर 2.48। ये जो आंसर आएगा किस में आ जाएगा? एंगस्टन में। कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से, हटा देना इसको, 100 कर देना ऊपर में, तो उतना एंगस्टन आपके पास आंसर आ जाएगा। नोट करो। तो फार्मूला को किस तरह से यूज करें, ये बेसिक क्वेश्चन से मैंने आपको सिखाया। और कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके देगा। कॉन्सेप्ट अगर याद है बढ़िया से तो कितना भी क्वेश्चन को घुमा के दे, फिरा के दे, क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही होना है बच्चे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। ए बल्ब ऑफ 100 watt emits radiation या light of wavelength 6625 एंगस्टन। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटोन का हो क्वांटम्स का हो दोनों सेम, एमिटेड पर सेकेंड बाय बल्ब। क्या कहता है बच्चे इस क्वेश्चन में? अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके दे दिया, डायरेक्टली नहीं दिया। कहता है कि एक बल्ब है, मान लो यही इस कमरे में बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगा है, 100 वाट का है। वाट समझते हो? पावर का यूनिट होता है, एनर्जी पर सेकेंड। तो वाट का मतलब जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना एनर्जी एमिट करे
उसको वाट कहते हैं। तो एक बल्ब 100 वाट का है, जो कि एमिट का मतलब क्या, निकालना, लाइट निकालना, रेडिएशन निकालना है, जिसका कि वेवलेंथ 6625 एंगस्ट्रॉन है। तो कहता है एक सेकेंड में कितने फोटोन वो बल्ब निकाल लेगा, एक सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब क्या, एक सेकेंड। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला ऐसे सोचोगे कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है, मान लिया कि एक सेकेंड में n फोटॉन्स निकाल रहा है, तो टोटल एनर्जी जो एमिट होगा एक सेकेंड में कितना होगा, HF, अगर C दिया, लेमडा की बात करते हैं HC अपॉन लेमडा, और n से मल्टीप्लाई कर दिया, यही ना होगा, n HF, F को क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लेमडा, एक फोटोन की एनर्जी HC अपॉन लेमडा, एक फोटोन की एनर्जी HC अपॉन लेमडा, तो n फोटोन्स की एनर्जी, n है क्या, नंबर ऑफ फोटोन्स, ये निकालना है, n इज नंबर ऑफ फोटोन्स, जो कि एक सेकेंड में हमको निकालना है। अरे भाई एक ही सेकेंड की तो बात है, क्योंकि 100 वाट का मतलब क्या, 100 वाट का मतलब भी तो समझना है, 100 वाट, इसका मतलब एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी एमिट किया, इसका अर्थ ये होता है, पावर है, एनर्जी पर सेकेंड, और एक ही सेकंड में पूछ रहा है, तो एक सेकंड में कितना एनर्जी, 100 जूल, ये एनर्जी हो गया, 100 जूल, ये एनर्जी हो गया 100 जूल, जूल में n नंबर ऑफ फोटोन्स। अब एक सेकंड में कितने फोटोन, तो एक फोटोन निकलता तो HC अपॉन लेमडा, 2 फोटोन निकलता तो 2 गुना HC अपॉन लेमडा, 3 निकलता तो 3 गुना HC अपॉन लेमडा, 10 निकलता 10 से गुना करते, हमको नहीं पता, वही तो पता करना है, n क्या, यही नंबर ऑफ फोटोन्स है, तो n गुना HC अपॉन लेमडा, h तुमको पता है बच्चे 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, सब ऐसा यूनिट में, c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड बटा लेमडा, ये जो लेमडा दिया एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है, तो लेमडा का वैल्यू ना 6625 को एंगस्ट्रॉन में चेंज जो है उसको कर लो मीटर में, एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻10, इतना क्या मीटर, तो इस वैल्यू को पुट करोगे 6625 इंटू 10⁻10, बात समझ में आ रही है, क्या ये n वैल्यू यहां से मिल जाएगा, ऊपर नीचे कर सकते हो ना भाई, तो कर देते हैं, यानी n का वैल्यू, अब देखो हम कर रहे हैं 100 गुना 6625, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, गुना 10 का पावर -10, अब नीचे में ये सब आ जाएगा, इसको डेसिमल हटाते हैं, तो 6625 और डेसिमल हटाएगा तो ऊपर में 10 का पावर 3 गुना 10 का पावर, मतलब तुम्हें सॉल्व कर लेना है, मेरे हिसाब से सबको सॉल्व करने आता है, 3 इंटू 10⁸ है कि नहीं, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो n का वैल्यू अब तुम्हारे पास और कोई रह गया, कोई 100/3, इसको तो ऐसे बाहर निकाल लो, 100/3, और बाकी 10 वाला को एक साथ कर लो, 34 ऊपर में जा करके 34 और 3 37, और एक कितना 18 -10 और -8 18 है कि नहीं, तो -37 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ऊपर जा करके ये सब प्लस हो गया और ये माइनस, यानी ये प्लस और ये माइनस, इसका भी ध्यान रखना है, माइनस से प्लस हो गया तो 34 और 3 37 और ये दोनों माइनस हो गया 18, यानी बेसिकली तुम्हें सॉल्व कर लेना है 19, यानी बेसिकली 10 का पावर 19, इतने, यानी अगर और इसको अप्रॉक्सीमेट करोगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 19 20 21/3, इतने फोटोन्स एक सेकेंड में, इतने फोटोन्स, अरे भैया एक सेकेंड में 10 के पावर 21 फोटोन्स अगर निकलेगा तो हमें क्या लगेगा, कंटिन्यूसली लगेगा ना सर, बोलो तो ये सर ये फ्रैक्शन में आ रहा है, 1/3 1.3333, गुना भी तो हो रहा है 10 के पावर 21 से, उतना तो जीरो बैठेगा, कहां फ्रैक्शन रह जाएगा, तो ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, एक बार फिर समझाया, देखोगे सब ध्यान से, पूछता है कि एक बल्ब जो है एक सेकेंड में
जो एनर्जी रिलीज कर रहा है 100 जूल कर रहा है। 100 वाट का मतलब इसका अर्थ समझोगे कि 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी एनर्जी का वैल्यू आ गया 1 सेकंड के अनुसार। तो 1 सेकंड में कितना फोटोन निकलेगा, तो सीधे फार्मूला एनर्जी फोटोन्स का, एक फोटोन का hc अपॉन लेमडा, तो n मान लिया n फोटोन्स है तो n गुने hc अपॉन लेमडा, h पता, c पता, लेमडा पता, सब SI यूनिट में, लेमडा है तो मीटर में, s का वैल्यू जूल सेकेंड, c मीटर पर सेकेंड, एनर्जी जूल में 100 दिया है, तो n का वैल्यू तुम्हारे पास निकल करके आ गया नंबर ऑफ फोटोन्स, बाकी तो गुना भाग है, इसको कर लोगे, चेक कर लोगे, ये नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड निकल करके आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। A photon of wavelength lambda 1 falls on a surface and the surface emits two photons of wavelength lambda 2 and lambda 3. Assume energy of photons are conserved establish मतलब स्थापित करो रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझते। कोई एक लाइट गिरा, कोई एक फोटोन गिरा एक सतह पर, एक फर्श पर, समझोगे भाई, कोई एक लाइट गिरा जिसका कि वेवलेंथ लैम्डा 1 था, कोई एक फोटोन गिरा। अब ये फोटोन जो है दो फोटोन्स में रिफ्लेक्ट हो गया, सरफेस ने उसको दो फोटोन कर दिया। ये लैम्डा 1 वाला गिरा और गिर करके यही फोटोन दो टुकड़े में दो फोटोन के रूप में एमिट हो गया, और एमिट जो हुआ रिफ्लेक्ट होकर के जो दो फोटोन वहां से निकला इस सरफेस से, ये है क्या सरफेस, कोई भी सरफेस है, तो एक का वेवलेंथ लैम्डा 2 और दूसरे का लैम्डा 3 था। कहता है कि यदि फोटोन्स की एनर्जी कंजर्व है, कहीं पर लॉस नहीं हुआ फोटोन का, कहीं पर एनर्जी का मतलब लॉस नहीं हुआ, जितना एनर्जी गिरा उतना ही एनर्जी निकल गया, जितना एनर्जी गिरा उतना ही एनर्जी निकल गया, तो क्या रिलेशनशिप होगा। तो बड़ा सिंपल है, जितना एनर्जी फॉल किया सरफेस पर उतना ही एनर्जी एमिट होगा, एमिटेड है कि नहीं। एक लैम्डा गिरा, दो लैम्डा वाला एनर्जी निकल गया, तो कितना एनर्जी, एनर्जी का क्या फॉर्मूला अगर लैम्डा दिया तो hc अपॉन लैम्डा, तो जो गिरा hc अपॉन लैम्डा 1, जो निकला वो दो एनर्जी है, एक लैम्डा 2 वाला एक लैम्डा 3 वाला, है कि नहीं। तो लैम्डा 2 वाला एनर्जी क्या, hc अपॉन लैम्डा 2, एक तो ये फोटोन निकला और एक और hc अपॉन लैम्डा 3, दो निकल गया, एक गिरा था, यही जो गिरा वो दो फोटोन टुकड़े में विभाजित होकर निकल गया, लेकिन एनर्जी कंजर्व है। ये भाई साहब hc गए काम से, हमारे पास एक रिलेशनशिप डायरेक्ट मिल गया, यानी 1 अपॉन लैम्डा 1 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 3।
है कि नहीं। और यही अगर फ्रीक्वेंसी की बात करता, ये F1 होता, ये F2 होता, ये F3 होता, ये F1 F2 F3, तो लिखते HF1 इट इज इक्वल टू HF2 प्लस HF3, सो F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F3। यानी बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी लंबा क्वेश्चन हो, वेरिएबल में क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको रट नहीं लोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, जितना एनर्जी गिरा उतना ही एनर्जी निकल गया, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। नोट कीजिए इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ है, उसमें एक दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जो कि शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, उस कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि IIT एडवांस में पूछा हुआ है। देखो भाई, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 is equal to 200 kilojoule per mole. Calculate wavelength of light या फोटोन, लाइट कहे फोटोन कहे सेमी बात है, वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन विच कैन ब्रेक को डिसोसिएट भी कहते हैं, ए बॉन्ड प्रेजेंट इन Br2। क्या कहता है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ब्रोमीन मॉलिक्यूल है Br, देखोगे सब ध्यान से, है कि नहीं। इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अभी बॉन्डिंग आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन 9वां 10वां कहीं भी आपने पढ़ा होगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। एटम के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड हो गया। Br दो एटम के बीच में एक जो मॉलिक्यूल बना उनके बीच में एक बॉन्ड है, यही बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को हमको तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड है ना, बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक फोटोन की जरूरत पड़ती है, यह जानना है। 1 फोटोन डिसोसिएट्स 1 बॉन्ड। एक फोटोन गिरेगा, फोटोन क्या है, देखो ये बॉन्ड है ना, बेसिकली इस बॉन्ड को एनर्जी है दोनों के बीच में। अब ये जो एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ने के लिए ऊपर से एनर्जी देंगे तो वो अलग अलग हो जाता है। तो इधर से फोटोन गिरेगा, ये देखो ये फोटोन है, ये फोटोन इस पर स्ट्राइक करेगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो एक बॉन्ड की जो एनर्जी होगी उतना ही एनर्जी के बराबर इस पर फोटोन को गिरना पड़ेगा। एक बॉन्ड की जो एनर्जी है उतने ही एनर्जी वाला फोटोन अगर इस पर गिरेगा तो ये जो आपका बॉन्ड है, एक बॉन्ड होगा, क्या होगा, टूट जाएगा। तो एक फोटोन एक बॉन्ड को डिसोसिएट करेगा, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखेंगे डेटा में क्या दिया, एक बॉन्ड को दिया 200 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी का मतलब यह होता है कि एक बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी देना पड़े
एक बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी देना पड़े वो बॉन्ड एनर्जी है, लेकिन ये तो पर मोल में दिया। तो एक मोल को तोड़ने में ये जो दिया हुआ है ना बॉन्ड एनर्जी, देखो बी लिखा, बी का मतलब बॉन्ड, ए का मतलब एनर्जी, ये जो दिया क्या 200 किलो जूल पर मोल। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एक मोल को तोड़ने में, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में इतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा। हमें तो एक बॉन्ड को ब्रेक करना है ना, ये तो एक मोल के लिए है। तो क्या एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमको मिल जाएगा? मिल जाएगा नहीं यार, 200 है, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, ये जूल हो जाएगा। और पर मोल, एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, कितना मॉलिक्यूल होता है? एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इतना चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड किससे डिवाइड कर देगा? एवोगाड्रो नंबर से। कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतना जूल एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए। डिसोसिएट कहो, ब्रेक कहो, सब बात सेम है, करने के लिए। बात समझ में आई? एक मोल बॉन्ड, एक मोल मॉलिक्यूल कहो, एक मोल बॉन्ड कहो, दोनों बात सेम है। जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने बॉन्ड होगा, एक मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है। तो एक मोल मॉलिक्यूल यानी एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो 200 किलो जूल है। तो किलो जूल को हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया 1000 से गुना करके। तो ये तो एक मोल के लिए है। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो एक मॉलिक्यूल के लिए ये हो जाएगा। इतना जूल एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए, बाकी तो काम हो गया। यानी बेसिकली ये तुम्हारे पास एनर्जी हुआ एक के लिए, तो एक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? hc/λ। ई का वैल्यू मिल गया, यही तुम्हारे पास ई हो गया। ई का मतलब क्या? एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और इतना ही फोटोन का एनर्जी चाहिए hc/λ। इतना करना है, ये IIT एडवांस में पूछा है। अब तो काम आसान हो गया, एनर्जी का वैल्यू ये पुट कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बाद में। 200 गुने 10 का पावर 3, इतना काम कर लेना, तुम सॉल्व कर लोगे। ये क्या हो गया? एनर्जी। एच का वैल्यू तुमको पता है 6.625 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। सी क्या? स्पीड ऑफ लाइट कितना? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। hc/λ एंड बटा क्या? लैम्डा। यही तो लैम्डा हमको चाहिए। अब ये लैम्डा किस में आएगा? सब जूल में रखे हो, सेकंड में रखे हो, मीटर में रखे हो, सब एसआई में रखे हो, तो लैम्डा का वैल्यू तुम्हारे पास मीटर में आएगा बच्चे। तो लैम्डा यहां से कैलकुलेट कर लोगे, जो भी लैम्डा तुम्हारे पास आएगा यही आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगा। इस लैम्डा को इधर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर देना, इसको डिवाइड कर देना, आंसर तुम्हारे पास लैम्डा का आ जाएगा। इसको आप करेंगे, कर तो दिया ही मैंने, बस इसको इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व कर लोगे। इतना तो कर ही सकते हो। बात समझ में आई? एक बार फिर समझाएं। एक बॉन्ड को तोड़ने में, एक ही बॉन्ड है, जितना एनर्जी देना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, एक बॉन्ड के लिए। और एक मोल को अगर बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड एनर्जी पर मोल हो गया। ये बॉन्ड एनर्जी पर मोल दिया। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए पूछता है कि किस फोटोन का स्ट्राइक करना पड़ेगा, उसका वेवलेंथ क्या हो। तो सबसे पहले आपका काम ये करना रहा कि एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड जो उसके अनुसार एनर्जी कितनी चाहिए वो निकाल लिया। 200 किलो जूल था, जूल में कन्वर्ट, सब SI यूनिट में जूल में कन्वर्ट कर लिया। और एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो एक मॉलिक्यूल यानी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो E इक्वल टू hc/λ। यहां से लैम्डा आपको मीटर में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगला क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है और उससे न्यूमेरिकल भी बहुत पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में वही है और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल भी उससे पूछता है, और वह है बोर मॉडल। तो उसको बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।